हेलो बच्चों, मैं जीडी सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ जीडी पर, जिसमें हमने मेटल नॉन मेटल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज चला रखी है। आज हम उसके तीसरे पार्ट के बारे में देखेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं डायरेक्ट हमारे उस पर्सन पर जहां से हमको वीडियो चालू करना है। तो हमने 35 तक के क्वेश्चन पहले कर लिए थे और अब हम 36 क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं इससे पहले वाले, तो वीडियो को लास्ट में लगा दूंगा, नहीं तो मैं अभी स्क्रीन पे लगा दूंगा, वहाँ से आप पहले इन दो वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? यह धातुओं की जंग से सुरक्षा करने के लिए बचाया जाता है। तो आपको इमेज में यहाँ पर दिखा हुआ होगा कि टिन पाइप वगैरह के ऊपर जो है जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस परत को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? आपका कोटिंग आयरन विथ जिंक। ठीक है, ये आपका हमारा गैल्वेनाइजेशन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया लोहे में जंग की वृद्धि को तेज करती है? विच कंडीशन स्पीड्स अप रस्टिंग? सूखी हवा ड्राई एयर, बी उच्च तापमान हाई टेम्परेचर, सी नमक मिले पानी मतलब सॉल्टी वाटर, डी प्रकाश की कमी लैक ऑफ लाइट। तो आपको इमेज में देखकर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर तीन चीज़ें ऐसी होती है जो जंग को तेज करती हैं। जैसे पानी होना आवश्यक है और सॉल्ट और एसिड भी इसको आपके जो जंग होता है उसको तेज कर देती हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर एसिड तो नहीं दे रखा है, तो सॉल्ट तो ज़रूर दे रखा है। तो यही आपका सी नमक मिला पानी सॉल्टी वाटर जो है इसका आंसर होगा। इसलिए समुद्री जो इलाके होते हैं वहाँ पर लोहे पर ज़्यादा जंग लगती है। तो नमक मिला पानी इसका सही आंसर है। नमक घुलने से पानी बेहतर इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है और जंग जल्दी लगती है। सॉल्ट वाटर एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट एंड एक्सेलरेट रस्टिंग। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, धातुओं को उनकी अयस्क ओर से प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? What is the process of obtaining metals from its ore called? परिशोधन, रिफाइनिंग, निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन, धात्विकरण, मेटलाइजेशन, ऊर्ध्वीकरण, सब्लिमेशन। ठीक है बच्चों, मैं आपको यहाँ पर एमसीक्यू को ठीक करने का एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। आप कभी भी ऑप्शन में वो आंसर मत टिक करके आना बोर्ड में जिसको आपको ऐसा लगे, जिस ऑप्शन को पढ़ के आपको ऐसा लगे कि वो शब्द आपने नहीं सुना है, क्योंकि वो ऑप्शन में आपको ऐसा शब्द कभी दे नहीं सकता जो आपने नहीं सुना हो। अगर वो ऐसा दे रहा है तो इसका मतलब वो गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपने जो है परिशोधन, निष्कर्षण या रिफाइनिंग, एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण जो है आपने जरूर सुना होगा। बाकी ये नीचे के दो ऑप्शन आपने नहीं सुने, तो आपका सही आंसर इन दोनों में से ही है। इन बाकी के दो ऑप्शन सी और डी के बारे में आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। और अगर ये ट्रिक आप बोर्ड में लगाएंगे तो हो सकता है आपको क्या हो, सही रिजल्ट मिले। चलिए, तो यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, तो आप समझ गए होंगे कि किसका डायग्राम है। ये हमारे निष्कर्षण का डायग्राम है। चलिए, तो हमारा सही आंसर है निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन। अयस्क से धातुओं को अलग करने की पूरी प्रक्रिया को निष्कर्षण कहा जाता है, जिसमें संकेंद्रण, अपचयन, परिशोधन ये सारी प्रोसेस आती है। एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स इंक्लूडिंग कंसंट्रेशन, रिडक्शन एंड रिफाइनिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा धातु अयस्क से गर्म करके सीधे प्राप्त किया जा सकता है? मतलब ये आपसे पूछना चाहता है कि कौन सा ऐसा धातु का अयस्क होता है जिसे आप सीधे गर्म करो आपको प्योर मेटल मिल जाए, या कौन सी मेटल ऐसी है जो इस प्रक्रिया द्वारा मिल जाती है। विच मेटल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स और सिंपली बाई हीटिंग? सोडियम, चांदी, सिल्वर, तांबा, कॉपर, पोटेशियम। तो आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा कि आप डायरेक्ट गर्म करके मेटल को, कौन सी मेटल है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं? चांदी और सोना ऐसी मेटल होती है, क्योंकि ये बहुत कम अभिक्रियाशील होती है और आप इसको आसानी से शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, चांदी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, उच्च अभिक्रियाशील धातुओं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम को किस विधि द्वारा निकाला जाता है? हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आर एक्सट्रैक्टेड बाय मेथड ऊष्मीय अपचयन, थर्मल रिडक्शन, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस, भंजन, रोस्टिंग, डी गलन, मेल्टिंग। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आप डायग्राम में से समझ गए होंगे कि कौन सा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके लिए भी आपको जो है इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन करवाना पड़ता है। ठीक है, ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत अपघटन, और मेरे को ऐसा लगता है 2026 के अंदर ये प्रश्न आना जरूरी है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पर। भंजन, रोस्टिंग क्रिया या हिंदी में इसको भर्जन भी कहते हैं, तो किसके लिए की जाती है? रोस्टिंग इज यूज फॉर विच टाइप ऑफ ओर्स?
सल्फाइड और, ऑक्साइड और, कार्बोनेट और जल योजित अयस्क हाइड्रेट और। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको उन ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है जो आपने नहीं सुने हुए हैं। तो हाइड्रेटेड ओर्स या जल योजित अयस्क आपने कभी नहीं सुने हुए हैं, तो इसलिए आपका आंसर जो है जो आपने सुने हैं उन्हीं में से ही हो सकता है। तो सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क आपने सबसे ज़्यादा सुने होंगे, तो ये आपके जो है सही आंसर में से होंगे। तो आपको पता होगा रोस्टिंग या भर्जन कौन से अयस्क की जाती है, सल्फाइड अयस्क को की जाती है। यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया हुआ है, रियलिटी में इस टाइप से हमारे मेटल्स को मेल्ट करके, गर्म करके जो है शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाता है। चलिए, सल्फाइड और सल्फाइड अयस्कों को वायु में गर्म करके उन्हें ऑक्साइड में बदलना क्या कहलाता है? आपका रोस्टिंग कहलाता है। द रोस्टिंग कन्वर्ट्स सल्फाइड्स ओर्स इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग देम इन एयर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कैल्सिनेशन किस अयस्क का किया जाता है? तो ये जो अभी हमने प्रश्न पढ़ा था ये उसी का ही उल्टा प्रश्न है। ये दो प्रक्रियाएं हैं जो इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, भर्जन और निस्तापन। तो यहाँ पर आपके जो है निस्तापन दे रखा है। चलिए, कैल्सिनेशन को हिंदी में निस्तापन कहते हैं। तो सल्फाइड अयस्क का किया जाता है, कार्बोनेट अयस्क का किया जाता है। तो मैंने आपको बता ही दिया, सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क में से जो है आपके आंसर होंगे, तो सल्फाइड उसका हो गया। तो यहाँ पर आपका कार्बोनेट अयस्क, यहाँ पर कार्बोनेट और इसका आंसर होगा। और आपको यहाँ पर रिएक्शन भी दे रखी है कि किस तरह से जब कार्बोनेट और को गर्म किया जाता है तो वहाँ पर CO2 निकलती है और जो भी मेटल होती है वो ऑक्साइड में बदल जाती है। चलिए, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है, धातु को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रोसेस इस्तेमाल की जाती है? व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग अ मेटल? ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन, भंजन और रोस्टिंग क्रिया या फिर गलन। तो आपको यहाँ पर डायग्राम में देखकर समझ में आ गया होगा कि कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है। तो विद्युत अपघटन यहाँ पर आपका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, तांबे का परिशोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर वही आपका सही आंसर होगा कि किस विधि से किया जाता है, विद्युत अपघटन। चलिए, ये विद्युत अपघटन से मैंने बहुत से क्वेश्चन उठाए हैं, जरूरी प्रश्नों पर बढ़ते हैं अपन। विद्युत अपघटन शोधन में कैथोड पर क्या जमा हो जाता है? तो अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटीज, शुद्ध धातु, प्योर मेटल, गैसें, अम्ल। तो कैथोड पर क्या जमा किया जाता है? तो कैथोड पर देख लीजिए, यहाँ पर एक प्लस का है, एक माइनस का है। तो कैथोड पर जो होता है वो आपकी क्या ली जाती है? आपकी प्योर मेटल ली जाती है कैथोड पर। चलिए, देखते हैं आंसर। बिल्कुल, प्योर मेटल ली जाती है, शुद्ध धातु को यहाँ पर कैथोड पर लिया जाता है, एनोड पर इम्प्योर को लिया जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग में इलेक्ट्रोलाइट या हम कहें कि विद्युत अपघट्टे जिसको हिंदी में कहते हैं, वो क्या होता है? तो इस विधि में जो भी हम लिक्विड इस्तेमाल करते हैं जो मेटल का ही होता है अधिकतर, तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो धातुओं का विलयन, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में कौन सी धातुएं शुद्ध की जा सकती हैं? विच मेटल कैन बी प्योरीफाइड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? तो विद्युत अपघटन द्वारा हम कौन सी चीज़ों को शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं? ठीक है, यहाँ पर आपके जो है स्क्रीन पे जो आपकी इमेज है उसको देखकर आप समझ गए होंगे। तो आपका सही आंसर है तांबा, चांदी, सोना। इनको जो है हम कम अभिक्रियाशील होने के कारण शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग द्वारा। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में अशुद्धियाँ कहाँ जमा हो जाती है? इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको जरूर याद होगा। वेयर डू इम्प्योरिटीज गो इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? तो ये कहाँ जाती है? अशुद्धियों का नाम आते हैं, आपके मन में एक ही प्रश्न आना चाहिए और वो है आपका एनोड पंख या एनोड मड। तो ये आपका सही आंसर है, एनोड मड के रूप में आपकी जो है अशुद्धियाँ जमा होती हैं। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, तांबा परिशोधन में कैथोड किसका बना होता है? द कैथोड यूज इन कॉपर रिफाइनिंग इज मेड ऑफ अशुद्ध तांबा, इम्प्योर कॉपर, शुद्ध कॉपर, प्योर कॉपर, कार्बन और टिन। तो तांबे परिशोधन में कैथोड किसका बना होता है? अभी हमने देखा था कि कैथोड जो है किसका था? शुद्ध का था। तो शुद्ध यहाँ पर जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, यहाँ पर एनोड मेरे को देना चाहिए था। और एनोड के नीचे गंदगी इसलिए आती है क्योंकि हम वहाँ पर अशुद्ध धातुएं लगाते हैं या ओर्स लगाते हैं। तो आपके चैप्टर का लास्ट प्रश्न जो मैंने निकाला है वो है, धातु शोधन का मुख्य लाभ क्या है? धातुओं को क्यों हम रिफाइनिंग वगैरह प्रोसेस क्यों की जाती है? व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ रिफाइनिंग? तो धातुएं सस्ती हो जाती हैं, मेटल बिकम्स चीपर, धातु पूरी तरह शुद्ध मिलती है, मेटल बिकम्स कम्प्लीटली प्योर, धातु तरल बन जाती है, मेटल बिकम्स लिक्विड, धातु का रंग बदल जाता है, मेटल चेंजेस कलर। तो आप समझ गए होंगे इसका सही आंसर क्या है।
तो हमें धातुएं शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती, इसलिए हम इसको अपनाते हैं। ठीक है, ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो। अब हम चौथे चैप्टर में बढ़ने जा रहे हैं। तो चौथा चैप्टर आपके जो है बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए चैनल के साथ। और इसी तरह से हमारे चैनल के माध्यम से आपकी जो है मार्क्स बढ़े, हम यही चाहते हैं। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।